जी हाँ जनाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मौसम बहुत अच्छा है और कितना एक खूबसूरत और अच्छा पैकेज आपने देखा जिसमें हम रिश्तों की बात कर रहे हैं। वाकई बदगुमानी के जो सुराख हो जाते हैं रिश्तों में, उन सुराख को आज बेतहाशा सुराखों को भरने की कोशिश करेंगे आज के इस शो में। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिस तरह मैं और दुआ भी इन रिश्तों को समझते हैं, दुआ को मैं उसके घर छोड़ देता हूँ अक्सर उसकी अम्मी के घर के ओके यू टेक योर टाइम, एंजॉय करो। ज़िंदगी में सिर्फ मशीन बनने का नाम नहीं है, रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं तो हो चुका हूँ लेट, अब आई डोंट नो दुआ पहुँच चुकी है या नहीं। दुआ आ गई है, मैं बिल्कुल पहुँच चुकी है कि नहीं? बिल्कुल मैं पहुँच गई हूँ, मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ। तो देखा, आज मैंने अम्मी के घर से आना था तो मैं टाइम से पहुंच गई और आप लेट हुए। लेकिन अगर आप लेट हुए, वैसे कहते हैं कि हर काम में बेहतरी होती है, इसमें भी अच्छा ही हुआ क्योंकि इस वक्त जो आप जहां खड़े होकर बात कर रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान के देखने वालों से, तो बड़ा खूबसूरत व्यू है क्योंकि मौसम बारिश हुई है तो मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। तो आप बताएं मौसम कैसा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं आप? मौसम बहुत अच्छा है और यकीन जानो स्टूडियो आने का दिल नहीं कर रहा मेरे। लेकिन सुबह सवेरे पाकिस्तान देखने वालों से मुलाकात तो बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस दिन हमारा दिल नहीं कर रहा, यार आज शो करने का दिल नहीं कर रहा, तो हम इनसे मुलाकात ना करें अपने व्यूअर्स से? तो उनसे मुलाकात तो ज़रूरी है। तो आज का शो भी हम जो रिश्तों में बात करेंगे उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप हमें कॉल्स कीजिए। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम पर बात करेंगे, रिश्तों पर बात करेंगे और बहुत से अहम पहलू और भी हैं जिसमें रिश्ता करते हुए लड़के या लड़की वाले, ख़ासतौर पर लड़की वाले किन चीज़ों को देखते हैं, क्यों जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, ये सारी बातें हैं जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि जब दिल नहीं भी करता शो करने का, तो जो हमारे देखने वाले इनके साथ हमारा एक ऐसा ताल्लुक बन गया है कि दिल नहीं करता कि हम छुट्टी कर लें और जो हमारे देखने वाले हैं वो बेचारे इंतज़ार करते रह जाएं। अभी आप मौसम की हम बात कर रहे थे जमील, तो लेकिन मौसम बहुत अच्छा भी हो गया। एकदम से गर्मी आई, बारिशों की वजह से मौसम तब्दील हुआ, खुशगवार हो गया। लेकिन बहुत नुकसान हुआ है जनूबी पंजाब के इलाकों की अगर बात करें तो मोटे मोटे फिगर्स अगर देखे जाएं, बहुत सी हलाकतें हुई हैं, किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। तो जाहिर है ये मैटर करती हैं और फसलें जो हैं वो उनके पकने का मौसम, कटने का मौसम, और इस मौसम में यालाबारी, इतनी तूफ़ानी बारिश, तो इस नुकसान को भी जमील हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल 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 सही कह रही हो। अगर ये कहा जाए कि इस अच्छे मौसम और इन बारिशों का जो सैडेस्ट पार्ट है वो ये है कि फसलें तबाह हुई हैं, किसानों का नुकसान हुआ है, बहुत हलाकतें भी हुई हैं। लेकिन जहाँ बारिशें रहमत हैं, वहीं इन बारिशों से जब नुकसान होता है, जब ये जहमतें बनती हैं, तो फिर अल्लाह ताला से दुआ की जाती है कि इस बारिश को रहमत ही रहने दिया जाए, जहमत ना बने। तो हम भी जो है वो अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और जिन लोगों का नुकसान हुआ है ख़ासतौर पर किसानों का, तो लेट्स सी कि अब बारिशें जब रुकेंगी तो फिर उनका नुकसान कितना हुआ है वो लोग ये देखेंगे। ये एक ऐसा पार्ट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यू आर राइट, बिल्कुल। और अब आप आराम से खामोशी से स्टूडियो तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंजॉय कर लिया आपने मौसम, तो आप स्टूडियो आएँ और हम अपने शो को आगे बढ़ाएं। कोशिश करें आ जाएं, वरना मैं आज भी अम्मी की तरफ ही चली जाऊंगी। ओके, I'm coming। ठीक है जी, आप ओके, I'm coming, आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल जी, जमील हमें स्टूडियो में ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर के बाद। आप भी हमें कॉल्स के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं जैसे जैसे हमारे सेगमेंट्स आगे बढ़ेंगे। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में क्या क्या होगा वो आपको ब्रीफली हमने बता दिया। लेकिन अभी क्योंकि कल का प्रोग्राम आपने हमारा देखा होगा और आपको याद होगा कि जमील जो है वो लाहौर जू गए थे और हमने एक बड़ा खूबसूरत
टॉपिक रखा था कि आप जानवरों का, परिंदों का किस तरह से एहसास कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं। मैंने खुद एक लॉन में जाकर परिंदों को खाना और उनका जो पानी है, दाना, वो डाला था। तो हमारी नुमाइंदा है मरियम इस्लामाबाद से, वो बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने एक घर में जाकर, उस घर में बहुत खूबसूरत उस घर वालों ने परिंदे पाले हुए हैं, तो वो वहाँ गई हैं और उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत पैकेज और रिपोर्ट बनाई है। आइए आपको वो दिखाते हैं कि मरियम मुतासिर होकर एहसास और हमदर्दी के जज्बे से वहाँ पहुँची हैं, तो उन्होंने वो वहाँ पर जाकर क्या देखा है। और जानवर मोहब्बत की ज़ुबान खूब समझते हैं और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना भी जानते हैं। इंसान और परिंदों की दोस्ती की एक नादिर मिसाल हम आपको आज इस्लामाबाद के नवाही इलाके में दिखाएंगे, जहां पर एक ख़ानदान ने अपने घर की दीवार पर परिंदे पाल रखे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन परिंदों की देखभाल कैसे की जाती है। बर्ड टाउन नाम रखें या चिड़ियाघर या कुछ भी, लेकिन यहाँ की जिंदगी बहुत दिलफरेब है। इस्लामाबाद से चंद मील के फासले पर ये इलाका फराज टाउन कहलाता है, जहाँ एक घर की मालिकन ने परिंदों को दीवार बगैर किराए के दे रखी है। सूरज जागा तो नजारों में रंगीनियां और चरिंद परिंद में जिंदगी लौट आई। हर तरफ चहचहाहट, क्योंकि यहाँ है चिड़ियों और अबाबीलों की फैमिली समेत रिहाइश। ये सब पड़ोसी इंसानों से ऐसे मानूस हैं कि करीब पहुँचने पर भी खफा ना हो। सुबह स्कूल आते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये अंदर होती हैं, बाहर होती हैं। ये किसी पार्क में भी नहीं देखी और ना ही किसी हमने जू में देखी। हम अपने कज़न को यहाँ पे स्पेशल लेके आते हैं। मुझे परिंदे बहुत अच्छे लगते हैं। ये चिड़िया मेरे घर के सामने रहती हैं, मुझे इनसे बहुत प्यार हो गया है और मैं इनको बाजरा भी डालता हूँ। घर वाले कहते हैं कि गर्मियों में इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, लेकिन वो इससे बहुत खुश हैं। इनकी आदत होगी है, अर्ली मॉर्निंग इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत लगती है और शाम में बहुत अच्छा लगता है जब ये अपने घर में पूरे गौल के गौल आते हैं और घर के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ये बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। शाम ढले वापसी पर इन परिंदों की नगरी का मंजर और भी दिलफरेब नजर आता है। उड़ते, भागते और अटकेलियां करते परिंदे माहौल की खूबसूरती को भी चार चांद लगा देते हैं। अब आपको एक ऐसा पार्क दिखाते हैं जहां पर परिंदों को पिंजरे में कैद करने के बजाय आज़ाद और कुदरती माहौल में रखा गया है। खूबसूरत रंग बिरंगे सैकड़ों मोर, तीतर, चकोर, बतख, तोते और सुरखाब जैसे नायाब परिंदे एक ही जगह देखने को मिल जाएं तो इससे दिलकश नजारा और क्या हो सकता है। 3.8 एकड़ पर कायम लेक व्यू पार्क में परिंदों की नादिर और नायाब नस्ल मौजूद है। इनके लिए शेड वगैरह बनाएंगे और बहुत सारी काम अभी जारी है ना, इसलिए ब्रीडिंग का सीजन शुरू हो रहा है। बच्चे वगैरह ये चीज़ें अभी जारी है। उड़ते और चहचहाते ये नादिर और नायाब परिंदे आंखों को बड़े भले लगते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें हमें ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा आजकल स्ट्रेस वगैरह उन चीज़ों से रिलीफ भी देती है। बट जहाँ तक इस जगह की बात है, इसको थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मेनटेन कर सकते हैं। अमेरिका, हॉलैंड, ब्राज़ील, नेपाल समेत बैरूनी ममालिक से लाए गए इन नायाब परिंदों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना इस तफरीही मकाम का रुख करती है। कैमरामैन मंशा रंगली के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। वाह मरियम, बहुत खूबसूरत आपने पैकेज और रिपोर्ट बनाई और डेफिनेट हमने कल भी इसी पर बात की थी कि परिंदों, जानवरों का एहसास करना चाहिए और गर्मियों में खास तौर पर बहुत ज़रूरत होती है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि उनका पानी का बंदोबस्त और खाने का। और जमील आ चुके हैं स्टूडियो, आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैसे आप, मैं आपका इंटरव्यू शुरू कर देती हूँ। थैंक यू। तो आप कल से तुम घर गई हुई थी, ट्रिप और बारिश? मेरा ट्रिप तो सही रहा है। देखो मैं आते हुए भी आज ऑफिस लेट हो गया। अब तुम साथ होती हो तो हम इकट्ठे आ रहे होते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। बीवी की कदर कर, एक्चुअली रिश्तों की कदर में बीवी की भी कदर करनी चाहिए। आई वाज मिसिंग दिस चाय। बात बदलते हैं ना। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। यस, भट्टी साहब के पास चलते हैं। फिर बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपके साथ शेयर करने हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या खबरें आज की? वालेकुम सलाम शुक्र साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का मामला है हमारा, हमने कुछ तालीमी मैदान के अंदर कुछ तलबा को जिन चैलेंजेस और मसाइल का सामना है उसके अंदर कुछ और असातिज़ा को बिलखसूस
वो स्टोरीज़ हमने अपने नाज़रीन के साथ आज शेयर करने का फ़ैसला किया। मुल्क भर के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए कायम कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ एक जुड़ा हुआ एक स्कैंडल आलमोस्ट बन चुका है, चूँकि कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने 2009 के अंदर लिंकास्टर यूनिवर्सिटी जो कि लंदन की एक यूनिवर्सिटी है उसके साथ एक MOU किया और उसके बाद 2010 में ड्यूल डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया 6 शोबाजात के अंदर, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस समेत इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग भी है, टेलीकॉम इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, केमिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का शोबा भी शामिल था। इसके अंदर पाउंड्स के अंदर तलबा से फ़ीस ली गई। ड्यूल डिग्री का प्रोग्राम था और कुछ तलबा को लिंकास्टर यूनिवर्सिटी की प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद डिग्री अवार्ड भी की गई। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर इस डिग्री की पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है, चूँकि हायर एजुकेशन कमीशन इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है और ना ही पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। हैरान कुन तौर के ऊपर कॉमसेट यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उस वक्त खिलाफ़े ज़ाब्ता खिलाफ़े कानून ये लिंकास्टर यूनिवर्सिटी के साथ मुआहिदा किया। मुतलका इदारों से, वफाकी हुकूमत के इदारों से मंजूरी ना ली गई और तलबा का मुस्तकबिल जिन्होंने अपने जेबों से लाखों रुपए अदा किए और एक अंदाजे के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी जिसका लाहौर कैंपस तलबा से 1 अरब से ज़ायद रकम वसूल कर चुका है, अब उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ये मामला तो एक जानिब चल रहा है, लेकिन इसके साथ ये जो असल मामला सामने आया है गुज़श्ता हफ्ते, वो वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी को एक शिकायत मौसूल हुई कि लिंकास्टर यूनिवर्सिटी जिसकी डिग्री को तस्लीम करने को तैयार नहीं है और आज भी HEC ने इस डिग्री का इस प्रोग्राम को मंजूर करने से इनकार किया हुआ है। ऐसे मौके के ऊपर ये प्रोग्राम 2015 के बाद अगरचे एडमिशन नहीं हो रहे, लेकिन अभी भी कुछ तलबा से फ़ीस वसूली का सिलसिला जारी है और तलबा को ब्लैकमेल किया गया, उनको धमकियां दी गई कि आप ये रकम प्राइवेट चैनल के ज़रिए लिंकास्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि 54 मिलियन रुपए के लगभग बनती है ट्रांसफ़र कीजिए। उन्होंने ये रकम ट्रांसफ़र करने से इनकार किया तो उन्हें कहा गया कि आपका जो पाकिस्तान के प्रोग्राम के यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की डिग्री मिली थी वो भी रोक ली जाएगी, आप ये रकम जमा करवाइए। ये वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी को शिकायत मौसूल हुई कि वो डिग्री जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है पाकिस्तान के अंदर और उसके साथ अब उसके नाम के ऊपर बरतानिया रकम प्राइवेट चैनल के ज़रिए भिजवाने के लिए ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हुआ। HEC के पास शिकायत पहुंची। HEC ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को एक ख़त लिखा जिसकी कॉपी हमें मौसूल हुई है, जिसके अंदर कहा गया है कि आप इस मामले का हमें 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए। ये एक संजीदा इल्ज़ाम है और इसके बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हमने रब्ता किया तर्जुमान और रजिस्ट्रार कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से डॉक्टर फ़हीम कुरैशी साहब से। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि 8 साल गुजरने के बावजूद लिंकास्टर यूनिवर्सिटी के साथ शुरू किया गया ड्यूल डिग्री का प्रोग्राम HEC ने मंजूर नहीं किया, इसकी अभी भी कोई लीगल इसकी हैसियत नहीं है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि तलबा ने जिन्होंने ये प्रोग्राम के असूल के लिए फ़ीसें जमा कराई, प्रोग्राम मुकम्मल कर चुके हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 टाइम का उनको बेनिफिट देने के लिए एक डिसीजन दिया, लेकिन HEC ने उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। यानी कि उन तलबा का मुस्तकबिल आज भी गैर महफूज है, उनकी उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, वालिदैन परेशान है। और दूसरी जानिब जब मैंने डॉक्टर फ़हीम साहब से ये जानने की कोशिश की कि क्या ये बात दुरुस्त है कि मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आ रही है कॉमसेट यूनिवर्सिटी के ऊपर और आपने प्राइवेट चैनल के ज़रिए से आपके लाहौर कैंपस ने रकूम जो कि 54 मिलियन रुपए बनती है बरतानिया मुंतकिल करने के लिए दबाव डाला गया। तो उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई थे जिन्हें चंद रोज़ कबल टर्मिनेट किया गया है, उन्होंने शिकायत लॉन्च की है और हम इसका यही जवाब हम HEC में जमा करवाएंगे। आप मज़ीद फेसबुक का एक एड्रेस उन्होंने बताया कि उन साहब का आप यहाँ पर बयान भी सुन सकते हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले के ऊपर अपना ऑडिट कर चुके हैं। उन्होंने एतराज़ आयद किया है 1 करोड़ रुपए की रकम है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये रकूम अब बराह रास्त लिंकास्टर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती रही है। तलबा की जानिब से रकूम देने के बावजूद उनकी डिग्री की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये बड़ा एक चैलेंज है वफाकी हुकूमत के लिए भी और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर अताउर रहमान साहब के लिए, जिनके दौर के अंदर इस यूनिवर्सिटी ने काफ़ी हद तक तरक्की की थी कि किस तरीके के साथ तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया है। कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है, प्रोग्राम बदस्तूर जारी है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। HEC का ये इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद अंदाज़ा हो सकेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की क्यों कोशिश की गई। और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम वो तलबा जिनकी तादाद 2000 से ज़्यादा हो चुकी है, वो तलबा उनका मुस्तकबिल मखदूश है, उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। उनके मुस्तकबिल का कौन फैसला करेगा? ये वफाकी हुकूमत को कुछ ना कुछ इस मामले के अंदर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा।
अगली खबर क्या है, क्या वो भी तालीमी शोबे से मुताल्लिक है? जी बिल्कुल, वो भी तलीमी शोबे के साथ जुड़ी है। और इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, FIA भी इस ड्यूल डिग्री प्रोग्राम की इंक्वायरी कर रहा है। FIA को उन किरदारों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए जिन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता ये प्रोग्राम शुरू किया, और लंदन में भी देखना चाहिए कि वहाँ पर और कौन से लोग इस मामले के बेनिफिशरी हैं। दूसरा मामला हमारा जुड़ा हुआ है वफाकी दारुल हुकूमत के सरकारी इदारों के साथ, जिनके 1709 तलबा 1709 असातिज़ा और टीचिंग स्टाफ जिनका मुस्तकबिल भी गैर मशदूक सूरत हाल से दुचार है। वजह यह है कि इन 1709 टीचिंग स्टाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर खुर्शीद साहब की कमेटी के ज़रिए इनको रेगुलराइज़ किया गया, लेकिन ये 1709 वो तादाद है जिनको 5 साल से सरापा एहतजाज होने के बावजूद आज भी इनको रेगुलराइज़ नहीं किया गया। इन्होंने अपनी एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी रखा मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में, चूँकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खुर्शीद साहब की कमेटी के नॉमिनेट करदा लोगों को जिन्होंने अप्रूवल दी थी इसकी, वो इसको मुस्तकिल रेगुलराइज करने को तैयार नहीं थे। असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान ऐसे असातिज़ा और ऐसे टीचिंग स्टाफ के एहतजाजी धरनों में शिरकत किया करते थे और वो उनको यकीन दहानी करवाया करते थे कि वो उनका हक दिलवाएंगे। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे टीचिंग स्टाफ और टीचर्स के हक में ये फैसला दिया कि इनका राइट है कि इनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, इनको प्रमोशन मिलनी चाहिए और इनको दीगर मराद भी मिलनी चाहिए। लेकिन 4-4 माह 5-5 माह तक इनको तनख्वाहें नहीं मिलती थी, लेकिन एहतजाजी सिलसिला जारी रहा और ये स्टाफ बदस्तूर उन्होंने कोशिश की कि वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहें। लेकिन उसके बाद इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत के मुतलका इदारों ने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड करते हुए 3 डायरेक्शन दी, जिसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर एक डायरेक्शन दी गई कि जो खुर्शीद शाह कमेटी ने मुस्तकिल होने वाले जो मुस्तकिल किए गए थे 1,50,000 मुलाजमीन ने उनको लीगल कवर दिया है, उनको आप नहीं छेड़ेंगे। और ये जो 1709 जो असातिज़ा हैं जिनकी मजाज अथॉरिटी से इनको रेगुलराइज करने की अप्रूवल मिल चुकी है, इनको 90 दिनों के अंदर मुस्तकिल किया जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि वफाकी वजीर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल जी क्विकली ऐड कर दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हुकूमत क्यों इनकी दाद रसी नहीं कर रही, क्यों इनका मसला हल नहीं कर रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आई हुए 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और वफाकी हुकूमत की जो वजारत है नेशनल फेडरल एजुकेशन के मुतल्लिका शफकत महमूद साहब भी स्पोर्ट में बोलते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लेवल के ऊपर कुछ ऐसी रुकावटें मौजूद हैं। उनका कहना है कि हमने कुछ कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, समरी प्राइम मिनिस्टर को अरसाल की जाएगी, हमें इन टीचर्स और टीचिंग स्टाफ के ऊपर कुछ एतराज़ात हैं, उस कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद फैसला किया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर दोबारा मामले को उठाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा तफसीलन आपने इस मामले को उठाया और डिस्कस किया हमारे साथ। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जहाँ तक कोडल फॉर्मेलिटीज़ की बात है तो मेरे ख्याल में भट्टी साहब आपको भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पे समझ ही नहीं आ रही होगी कि इसमें उलझाने का मकसद क्या है कि 1 माह गुजर चुका है और फिर ये मामला जू का तू है, नोटिस भी लिया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है, लेकिन फिर भी इन मुलाजिमिन की दादरसी नहीं हो रही। बिल्कुल, और अभी जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। आपने शुक्रिया कर दिया भट्टी साहब। यस भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। जी हाँ, अभी हम आगे कुछ बात करते हैं मौसम की, क्योंकि आज हमने आगाज़ भी मौसम से ही किया था, लेकिन अभी हम आपको दर्जा हरारत बताएंगे मुख्तलिफ शहरों का कि आज क्या टेम्परेचर होगा। यस, तो आगाज़ करते हैं लाहौर से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लाहौर के बाद हम बात करेंगे कराची की, कम से कम दर्जा हरारत 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस्लामाबाद की बात करते हैं, कम से कम दर्जा हरारत 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अब हम बात करने वाले हैं पेशावर की, जहां कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जनाब, कोयटा को कैसे भूल सकते हैं हम, बहुत अच्छा मौसम है, सर्दी बढ़ चुकी है। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सर्दी बढ़ चुकी है इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी बिल्कुल।
मौसम के बाद अब हम जिक्र करेंगे एक बारूब और ताकतवर आवाज़ के मालिक अजीज़ मियाँ कवाल के हवाले से, जिनकी आज 77वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बिल्कुल, आज वो हम में नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं भूले। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी हाँ जनाब, वेलकम बैक। और अब बात होगी बहुत ही अहम इशू पे। इशू इसलिए क्योंकि बहुत सी लड़कियां शादी से पहले ऐसा ही सोचना शुरू कर देती हैं कि जब उनकी शादी होगी तो वो अपने ससुराल में नहीं रहेंगी, अलग हो जाएंगी। खैर, इस सोच के पीछे मुहर्रकात क्या हैं? क्या सुनी सुनाई बातें हैं, या उनकी अपनी सोच है, या किसी की दी हुई सोच है? बिल्कुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे इस सेगमेंट का होगा कि हम अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं, या ऐसी सोच पैदा क्यों होती है। क्या माशरे में ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से ऐसी सोच पैदा होती है उस लड़की में, या फिर बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि लोग जब रिश्ता देख रहे होते हैं तब भी उनकी कोशिश होती है कि ऐसा रिश्ता देखा जाए जहां बहुत लंबा चौड़ा ससुराल ना हो, अलग घर हो, लड़का सेटल हो। तो ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, आखिर क्यों बहू ससुराल के साथ नहीं रहना चाहती, बड़ी तफसील के साथ हम बात करेंगे। यस, बड़ी तफसील से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो नहीं सकती इसमें बात। ओके, डॉक्टर इमरान जोफा साहब, माइंड साइंस एक्सपर्ट, हमारे पैनल का हिस्सा है। इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। और इनके साथ हैं जनाब वन एंड ओनली मिसेस खान। कैसी हैं आप मिसेस खान? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सबको। रात भर मैं सोई नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि बात कर सकूँ। क्या हुआ? खैरियत थी? बारिश की वजह से बारिश एंजॉय करती रही आप? नहीं, मेरी बेटी है, उसके ससुर जो है वो रात को गिर गए, उनकी 2 जगह से हड्डी टूट गई है। ओहो, वेरी सैड। चलिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। ऑल द नाइट अवेक। ऑल राइट जी, डिस्कशन का स्टार्ट मैं चाहता हूँ एक ऐसे पॉइंट से किया जाए जिस पॉइंट को हमेशा से इग्नोर किया जाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, और वो ये है, इमरान भाई आपसे स्टार्ट करूँगा, कि किस्से कहानियाँ सुन के, किसी का आंखों देखा हाल देख के, किसी को मिसाल बनाकर, किसी के घर के मसले देख के हम अपने घर में ले आते हैं कि मेरे साथ भी यही होगा, या मतलब लाइक उसको वहम भी कहा जा सकता है, उसको और भी बड़े नाम दिए जा सकते हैं। पहले तो ये बता देना कि जो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं देवरानी जेठानी सास बहू भावज के साथ, क्या लगता है? भाभी नहीं, नंद भाभी, ननंद भावज। तो ये क्या इमरान भाई ज़रा बताएं, ज़रा हम, मेरी तो समझ से बाहर है। देखिए, दो चीज़ें आगाज़ करूँगा कि सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, बदगुमानी से बचो, बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। यानी ए ईमान वालों, गुमानों से बचो, बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। यानी आप ये जो बदगुमानी करते हैं, तजस्सुस करते हैं, दूसरे के यहाँ तजस्सुस करना और अपने उस चीज़ को अपने यहाँ करना, इससे बचो, इसमें बहुत सारे गुनाह होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रिश्ता करो तो 4 जो है वो रीज़न्स होते हैं मेनली जिसकी वजह से आप रिश्ता करते हैं, इंतखाब करते हैं। एक, मालो दौलत के लिए आप जीवन साथी का इंतखाब करते हैं। दूसरा, एक हसब नसब स्टेटस के लिए इंतखाब करते हैं। तीसरा जो है वो हुस्न के लिए, खूबसूरती के लिए इंतखाब करते हैं। और चौथा, किरदार के लिए करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पहली तीनों चीज़ें हैं ये दायमी नहीं है, तुम किरदार का इंतखाब किया करो, क्योंकि अगर किरदार होगा तो फिर वो दायमी होता है और उससे घर आबाद होते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें जो है वो गायब हो गई। हम बदगुमानी के अंदर इतना जो है वो धंस गए कि हम उस ग़ीबत तक और चुगली और हसद और वहाँ तक पहुँच गए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ये क्राइटेरिया तो अब शायद शाज़िर और नाज़िर ही रह गया कि हमें किरदार की बुनियाद के ऊपर जो है वो रिश्ते का इंतखाब करना है। हम इस मटीरियलिस्टिक मादा परस्ती के ऊपर हम इंतखाब करते हैं। मिसेस खान, जब आपके पास रिश्ते आते हैं, जैसे इमरान भाई कह रहे हैं, क्या आपके ख्याल में किरदार को नज़रअंदाज किया जाता है, सिर्फ दौलत देखी जाती है, या क्या डिमांड क्या होती है एक्चुअली लड़की वालों की? अच्छा, अब मैं बात तो सारी सही कही गई हैं, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद इट।
और किरदार को देखना चाहिए, बच्चियों के फैमिली बैकग्राउंड को देखना चाहिए, उनके नॉर्म्स को देखना चाहिए कि तौर तरीक़े क्या हैं। लेकिन आजकल जो है कि हम लोग पैसे और स्टेटस की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, और स्टेटस भी वो बस देखते हैं कि भाई इसके पास कितनी मालो दौलत है, क्या दे सकता है हमारे बेटे को, हमारी यहाँ पर कितनी हमारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, या हमें इनसे हम किस तरह फैसिलिटेट होंगे, किस तरह हमारे लिए और रास्ते और खुल जाएंगे पैसों के, कारोबार के। अब आजकल जो शादी है वो एक कारोबार बन चुका है, उनमें हम चीज़ें ये नहीं देखते हैं, हम लड़की का किरदार नहीं देखते हैं, हम उसके माँ बाप को नहीं देखते कि उन्होंने कहाँ से पैसा बनाया इतना, भाई इतनी मालो दौलत बाज़ लोगों के पास कैसे आ गई, किस तरह। और उधर हम जा रहे होते हैं, खुद अपना आप झूठा स्टेटस बनाते हैं, लड़के वाले झूठी सारी बातें कहते हैं, बाद में क्या होता है, अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या होता है, डिवोर्स हो जाती है। अब आपको पता है अगर आप यहाँ और यहाँ का लेवल रखेंगे तो वो नहीं चल सकते। अल्लाह ताला ने यही कहा है, अपने से नज़दीक तरीन रिश्तों में शादी करो, यानी अपना जैसा स्टेटस हो। तो 19, 20, 18, 20 फ़र्क हर जगह चल जाता है और एकोमोडेट हो जाती हैं लड़कियां। लेकिन अगर जहाँ झूठ पे मबनी जब चीज़ें होंगी तो ब्रेकअप होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं इमरान भाई से इससे ज़रूर चाहूँगा कि वो मेरी रहनुमाई करें थोड़ी सी, कि माई लाइफ की बजाय ना थोड़ा सा मी टाइम बहुत ज़रूरी है हर बंदे के लिए, हर शख्सियत के लिए। वो घर में कोई भी हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, बड़ा हो, मेरे ख्याल में तब उसके बाद मामला लड़ाई की तरफ नहीं जाएंगे। तो इससे पहले कि आप सवाल करें, मैं चाह रही थी कि हमारे साथ जो एक केस कह लें, एक करैक्टर हैं जो हमारे साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, हम उनसे बात कर लेते हैं और फिर इनका जो एक्सपीरियंस होगा वो हम सवाल करेंगे इमरान भाई से भी और मिसेस खान से भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तो एक्चुअली आपको आइडिया तो हुआ है कि हम क्या बात कर रहे हैं। क्या आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाह रही हो कि एक जो बहू होती है वो अपने ससुराल में रहने को प्रेफरेंस क्यों नहीं देती? बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है उसको ही मैं आगे लेके चलूँगी कि एक बहू जो होती है वो प्रेफरेंस क्यों नहीं देती अपने ससुराल में। अब ससुराल जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और एक बिल्कुल सेपरेट होता है। सेपरेट में ये मसले मसाइल नहीं होते जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बेसिकली हम, जैसे कि मैं सुनती बचपन से आ रही हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं एज़ कम्पेयर टू सेपरेट लाइफ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहले मैं लोगों की बातों पे यकीन नहीं करती थी कि चले अगर वो कहते हैं तो ऐसा होता होगा, लेकिन जब मेरी अपनी बहन की शादी हुई तब मुझे पता चला कि छोटी छोटी नोक-झोंक इतनी बढ़ जाती है कि बात बहुत आगे चली जाती है। अगर आप लगा लें, एक मिसाल ले लें, जैसे मेरी अपनी जो बहन है वो फूफो के घर गई हैं, उनकी शादी हुई है। अगर बाहर वाले आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएं तो वो तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर आपकी अपनी फूफो आपको ताना देने पे उतर आती हैं कि जी शादी से पहले तुम ऐसे थी, अब तुम वैसे हो गई। अगर उन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, एक मैरिड कपल है, वो कहते हैं हमने बाहर जाना है, लेकिन उनके घर वालों से उनको परमिशन लेनी पड़ती है जो कि नहीं मिलती। तो अगर शादी से पहले भी आप ऐसी लाइफ गुजार रहे हो कि आपके पेरेंट्स आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, शादी के बाद भी आप ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं, तो फिर क्या मज़ा है ऐसी लाइफ। अच्छा, इसमें सुनी सुनाई बातें कितनी हैं? अब जो अपनी सिस्टर की आपने अपनी बात बताई, अब वो तो चलें ठीक है, आपकी एक आंखों देखा हाल है, लेकिन उससे पहले जो सुनी सुनाई बात होती है उस पर क्यों यकीन किया आपने? आप एक चेंज क्यों नहीं ला सकती? आप ये समझती हैं कि लाइक ये चीज़ें जो मुझे नापसंद हैं तो मैं इससे दूरी इख्तियार कर लूँ, तो जो चीज़ें नापसंद हैं उसको अपनी पसंद के मुताबिक कर लेने में क्या हर्ज है? उसमें हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन बात फिर यही आती है कि अगर आप अपनी लाइफ को लेके चलें और अगर आप अपने सामने वालों को देखें तो इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आप कहते हैं हमने ये कर रहे हैं और दूसरी लाइफ, अगर आपकी मैरिड लाइफ आप लगा लें, उसमें आपको अलाउ नहीं किया जाता। आपके सास हैं, आपके ससुर हैं, आपकी नंद है, आपकी जेठानी है, अगर उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आपको भी वो फैसिलिटेट करें। चलिए फिर यही पॉइंट एक पहले डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। और इमरान भाई आपकी तरफ आएंगे ये पॉइंट लेके। आपने हिफ्ज़ा की बातें सुनी कि जिस तरह से वो बता रही है कि उसका ये एक्सपीरियंस है जो उसने अपनी सिस्टर की लाइफ से किया है, कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं जिसकी वजह से ये प्रेफर करती हैं कि अलग रहना चाहिए। आपके ख्याल में क्या सिर्फ यही वजह है? अगर हम गुमान से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि सुनी सुनाई बातों से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, या कोई और वजूहात भी होती हैं? ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जी,
इनको कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? ये जो खाला, मुमानी और चची जो इंतहाई खूबसूरत रिश्ते और माँ जैसी होती हैं, और शादी से पहले भी ज़ाहिर है वो माँ जैसी होती हैं, और जब वो सास बन जाती है तो वो माँ जैसी भी नहीं रहती और खाला जैसी भी नहीं रहती। तो अब जब ये जो रवैयों की तब्दीली आती है ना चंद महीनों के अंदर ही, तो ये ज़ाहिर ये शॉकिंग होती है। तो इसका मतलब ये रवैयों का है। दूसरी बात ये कि अभी मेरे दूसरे भाई ने भी कहा था कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम, और मगरिब की उन्होंने मिसाल भी दी थी। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम तो समझ लें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हम कह किस चीज़ को रहे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि अब बीवी ये कह रही है कि आप अलग हो रही हो तो आप अपने माँ बाप को छोड़ दें। अलग होना और छोड़ देना ये दो अलग अलग चीज़ है। छोड़ने की इजाज़त नहीं है, माँ बाप को किसी भी हाल में छोड़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आपका उसको अलग स्पेस देना ये जिम्मेदारी है, उसका बुनियादी हक है जो लड़की आपके घर के अंदर आई है। तो अब हम यहाँ पे यही तफरीक जो है वो गलत करते हैं कि अब दो एक्सट्रीम पे जाते हैं। या तो ऐसे छोड़ दो कि उनको घर के अंदर नहीं जाने दो और उनके घर नहीं जाएंगे, या उनको इतना अंदर जो है वो लेके आओ कि वो अपनी राय आपके ऊपर मुसल्लत कर दें। और हमने तो ये भी देखा है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि सास जो है वो भी एक माँ है और बीवी है वो भी एक बच्चे की माँ है, तो ये दोनों माँ ही नहीं है क्या? तो वो हुकूक जो उसके ऊपर लागू होते हैं वो हुकूक इसके ऊपर लागू क्यों नहीं होंगे? वो फ़राइज़ जो इसके ऊपर लागू होते हैं वो इसके ऊपर लागू क्यों नहीं होंगे? और दुनिया में पहले भी अपने प्रोग्राम से 12 आपकी बात कर चुका हूँ, आपके प्रोग्राम से बात कर चुका हूँ, कोई हक वाजिब नहीं होता जब तक फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। यानी फ़राइज़ अदा करेंगे तो हक वाजिब होगा। मैं सास की बात बता रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आप एक बच्ची जो है, आया कौन है? बच्ची ने अपना घर छोड़ा, बच्ची ने अपनी माशरत छोड़ी, बच्ची ने अपने वालिदैन छोड़े, बच्चे ने अपना घर मोहल्ला बच्ची ने छोड़ा, वो आई है आपके घर के अंदर और आप तो सेटल्ड हैं, आपके पास एक पला पलाया बच्चा भी है। आप उस बच्ची को कह रहे हैं कि आप हमारे जैसे हो, आप हम में एडजस्ट हो, आप हमारे अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप हमारे कानून। ये नाइंसाफ़ी नहीं है, ये तो उलट होगा ना। यानी आप छोड़ के आई हैं, पहले तो मैं उसको बेटी बनाऊंगा, उसको बच्ची बनाऊंगा, उसको समझूंगा, उसको अकोमोडेट करूंगा, उसके बाद फिर उससे एक्सपेक्ट करूंगा ना कि ये मेरे जैसे बनेगी, मेरे साथ जो है वो खुशउस्लूबी से रहेगी। तो हमारे यहाँ ये जो रवैयों का मसला है ना, तरतीब का, ये इतना गलत है, इतना गलत है। दोनों तरफ एक्सट्रीम चले जाते हैं क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ ये है कि जी बाप मौजूद नहीं है, माँ जो है वो बूढ़ी है, कोई रहने वाला नहीं है, बीवी ये कह रही है कि जी मैं अब यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि ये थोड़ी बहुत मुझे बातें कहती हैं। वहाँ हमें समझाने वाला कोई नहीं है कि हमें दोनों को स्पेस देनी है, ये दोनों का बुनियादी हक है। ठीक है, अलग हो सकते हैं, आप छोड़ नहीं सकते। अलग हो सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। और एक और अहम बात, जो रवैयों की बात कर रहे हैं इमरान भाई, मैं चाहूँगा कि हम इसके बाद ना थोड़े एहसास पे भी बात करें, क्योंकि किसी को डांट डपट कर या ज़बरदस्ती आप उसके दिल और दिमाग में प्यार, मोहब्बत या एहतराम ये चीज़ें नहीं डाल सकते। ये चीज़ें एहसास मांगती हैं, आपको समझाना पड़ता है एक दूसरे को। अच्छा मिसेस खान, आप कितने फीसद रिश्ते इन बुनियादों पर रिजेक्ट हो जाते हैं कि जनाब अगर मैं थोड़ा सा जी इन पर मैं थोड़ा सा कुछ बात कहना चाह रही हूँ। देखें, यहाँ पर हमारे पास सिलेबस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जो चीज़ें सिखाई जाती थीं और सिखाई जाती हैं, लेकिन अब कम, अब माएँ जो है अपने बच्चों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रही हैं। ये बातें पहले लड़कियों को बताई जाती थी, हमें कहा जाता था, हमें सुनाया जाता था, हमारे माँ बाप हमें कहते थे कि बेटा यूँ नहीं यूँ करो, ऐसा नहीं, ऐसा वक्त भी आ सकता है। अभी हम लोग तो अच्छा खिला पिला रहे हैं, तुम्हें सारी चीज़ें मिली हुई हैं, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। अब तुम्हें इस तरह भी चलना पड़ेगा, अब तुम्हें इस तरह कम बजट में भी रहना पड़ेगा। बजटिंग सिखाई जाती है। अब इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा, होम इकोनॉमिक्स पढ़ी थी एज अ सब्जेक्ट, तो उसमें सारा हमें बजटिंग सिखाई जाती थी। हमें बताया जाता था कि आप कम पैसे में बजट बनाकर बताएं। तो व्हाट इज दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग आवर न्यू जनरेशन। तो ये चीजें माँ कहती थी इस तरह, अभी तो मेरे घर में कर रही हो, अपने घर में नहीं कर सकती। तुम्हारे घर में और सास बहुएं, सास बेटे नंदे वगैरह सब होंगी, इधर तो तुम अपनी मनमानी कर रही हो, अपना चला रही हो, प्याज नहीं काटना, ये नहीं काटना। अच्छा एक बात बताइए मिसेस खान, करना पड़ेगा, लहसुन भी छीलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए, जब आपके पास लाइक रिश्ते आते हैं तो उसमें जब हो रही होती है बात, तो कितने % रिश्ते जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इनकार हो जाते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो नहीं जी हम या तो रिश्ता नहीं कर सकते? बड़ी अच्छी बात शुरू में जैसे आपने कही
कि बड़ी फैमिली है उधर नहीं रिश्ता करना। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक बच्चा है, उसके 5-6 भाई हैं, तो वहाँ पे 2 रिश्ते बड़े अच्छे रिजेक्ट हो गए। हालांकि उनका 500 गज का घर है, सब कुछ है, मिलजुल के रह रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, लेकिन माओ ने कह दिया मिसेस खान वो बड़ी फैमिली में हमारी बेटियां नहीं एडजस्ट हो सकती। ऑल्दो मेरी बेटी बड़ी फैमिली में गई हुई, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ एडजस्टेड वेरी वेल। आपको पीछे से भी तो एक पुश मिलती है ना, माँ भी तो आपको समझा रही होती है। अगर जॉइंट फैमिली है, खा पी रहे हैं जी तो मिसेस खान, आप हिफ्जा को समझाएं, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जब सेपरेट रहते हैं तो बहुत से छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो नहीं होते हैं। क्यों जॉइंट फैमिली में कोई लड़की नहीं बच सकती? क्या बात है? आप ज़रा थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। आप थोड़ा सा सुन लें। अगर सास नद्दे कुछ कह रही, सुनने में टिट फॉर टैट क्यों करेंगी आप एकदम? अगर इस तरह का होगा सवाल जवाब उसी वक्त, तो फिर तो लड़ाई होगी। ठीक हो गया, ठीक है मिसेस खान, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि अब हम चले गए हैं रिश्ते से जॉइंट फैमिली सिस्टम में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम बड़ी हॉरर किस्म की स्टोरीज एक्सपीरियंसेस करते हैं अपनी सोसाइटी से ही। तो ये जो हॉरर किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं, फियर्स होते हैं, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं फिर हिफ्जा ताहिर जैसी केस बना देते हैं जो डरते हैं। तो अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्पेसिफिकली हम ये भी बात करेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है, क्यों नहीं रहना चाहिए, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में कौन कौन से रिश्ते होते हैं। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जॉइंट फैमिली सिस्टम की जहाँ तक बात हो रही है, बर्रे सगीर पाक व हिंद में पाया जाने वाला ये एक वो ख़ानदानी निज़ाम है जो सदियों बरसों से चलता आ रहा है। और हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर जो दादा और फिर बाप और फिर बाप के भाई, बड़े छोटे, चचा ताया, और ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन बकौल उन लोगों के जो ये समझते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, उनका किसी भी किस्म किसी भी सूरत में नुकसान हुआ है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। करीबी रिश्तेदार ही वो लोग होते हैं जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन बेसिकली हम जो डिस्कशन करेंगे वो यही करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकलते जा रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एक अच्छा निज़ाम बुरी शक्ल इख्तियार करके है। बिल्कुल, और आपने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, और ये सिस्टम कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह, और कैसे इसमें रहते हुए अपनी ज़िंदगियों को हम खूबसूरत बना सकते हैं। कैसे हमारे बहुत से करीबी रिश्ते जिन्हें हमने छोटी छोटी रंजिशों के बायस भुला दिया है और वो हमारे लिए उस तरह से नुकसानदेह भी नहीं है, तो हम उन्हें कैसे वापस ला सकते हैं। अपनी अना की जो एक दीवार है उसको तोड़ते हुए उन रिश्तों के साथ कैसे अपने ताल्लुकात अच्छे कर सकते हैं। तो पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है इस डिस्कशन के लिए। यस, अब इमरान भाई हैं हमारे साथ, डॉक्टर इमरान जोफ़ा, और मिसेस खान भी हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है फातिमा खान साहिबा ने, तो उनको भी वेलकम करते हैं। फातिमा साहिबा, खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ हिफ्जा ताहिर तो हैं ही, जो ब्रेक से पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे रिश्तों से, और रिश्तों से हम निकल कर जॉइंट फैमिली सिस्टम पर पहुंचे थे, और वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को। लेकिन उनके साथ मिसेस रिफत जो आज स्पेशली हमारे शो में आई हैं, इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस जो हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे, आपको वेलकम करेंगे। गुड मॉर्निंग। और आपकी 3 बेटियां भी आज हमारे शो का हिस्सा हैं। माशाल्लाह आप चारों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो डिस्कशन को हम बढ़ाएंगे जहां मिसेस खान बात कर रही थी। यस, मिसेस खान शायद हिफ्जा को कुछ समझा रही थी, तो मिसेस खान आप कोई पॉइंट रह गया था जो आप हिफ्जा को समझाना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ अ ब्लेसिंग। देखिए, शादी होकर बच्ची अकेले तो नहीं ना आप बच्ची को ले जाकर और उसका घर बसाएंगे। पहले वो एक जॉइंट फैमिली में ही जाएगी, पहले वो सास ससुर के अंडर कंट्रोल होगी, और वो बहुत अच्छा। मैंने तो सब कुछ अपनी सास से ही सीखा। 20 साल में मेरी शादी हो गई, बीए किया। उस ज़माने में बीए बहुत होता था और लड़कियों की शादियाँ हो जाती थी। खाना पकाना ABCD आता था ज़रूर,
मेरी सास इतनी अच्छी कुक थी, मैंने सब कुछ उनसे सीखा, तौर तरीक़े उनसे सीखे, घरदारी उनसे सीखी, बहुत सी बातें जो दुनिया की बातें, दुनियावी बातें हम निकले पढ़ाई से उनसे सीखी। सासों का बहुत बड़ा रोल होता है, वो अपने घर के सिस्टम को बताती हैं, किस तरह हमारे यहाँ तौर तरीक़े। हमारी माँ के बहुत डिफरेंट थे, उनके थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं कि भाई यहाँ ऊपर जैसे कि बाज़ लोग नीचे बैठ के आटा गूंथते, बाज़ लोग टेबल पे गूंथते हैं, हर एक साफ़ियाँ अलग होती हैं, ये इसकी साफ़ी, ये कपड़ा इसका है, ये कपड़ा ग्लास साफ़ करने का, ये इसका, ये टेबल का, हर चीज़ें मतलब तौर तरीक़े। तो ये जब तक लड़की एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं जाएगी वो चीज़ें नहीं सीख सकती। मिसेस खान, आपकी बात पूछ लेते हैं। ये मेरा देवर है, आपने जेठ बड़ी है। खूबसूरत बातें की, आपने बहुत खूबसूरत बातें की कि आपने बहुत कुछ अपनी सास से सीखा, लेकिन अगर हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करते हैं मिसेस खान, तो हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। अब हम पूछते हैं कि हिफ्जा को आपकी बातें समझ आई हैं, दिल को लगी हैं, ये एग्री है कि अब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम से भागेगी नहीं, ऐसा है हिफ्जा? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मैं इनकी बात से बेहद इख्तिलाफ़ करती हूँ। मेरी नज़र में ये ज़माने में जो हमारे मुआशरे में होने वाले वाक़यात हैं, उनको देखते हुए एक लड़की जिसकी शादी अभी नहीं हुई वो शादी से भागती है, शादी से नहीं तो कम से कम वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से भागती है। और ये सुनी सुनाई बातें जहाँ तक इन्होंने कहा वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर मैं अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको अपनी सिस्टर का बताया कि वो अपने ही फूफो के घर गई हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ तो अगर मैं अपनी मदर की बात करूँ तो हम भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, लेकिन अब हम 14-15 साल से हम सेपरेट हैं। उसकी वजह यही है कि मेरी मदर का मर्डर हुआ था और मर्डर करने वाला कोई बाहर का बंदा नहीं था, हमारे अपनी ही फैमिली, हमारे अपने ही अजीज़, हमारे अपने दिल के करीब जो जिनका हम सोच नहीं सकते, उन्होंने मेरी माँ को मारा था। तो फिर आप बताएं कि मैं इनकी बातों पे कैसे यकीन करूं? जिसकी माँ के साथ ये हुआ, जिसकी बहन के साथ ये हुआ, वो बंदी कैसे सोचेगी कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाऊं? ओके ऑल राइट बेटा, ये हर घर में नहीं होता, ये हर घर में ऐसे नहीं होता। अच्छा ओके, मैं ये चाहूँगा फातिमा आप इस पे कमेंट करें कि आपके पास जो बहुत से फैमिली अफेयर्स के केसेस आते होंगे उनको डील करती हैं आप, तो उसमें अब जिस तरह हिफ्जा ने अपनी स्टोरी सुनाई कि हम पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे और इनकी मदर को उनका मर्डर कर दिया गया, तो आपके पास जिस किस्म के केसेस आते हैं उनमें इस तरह के केसेस की कितनी रेशो है? जी देखें, ये बहुत बड़ा एक इशू है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना या ना रहना। अभी जो है जिस तरह मिसेस खान ने कहा उससे तो मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगी ही, क्योंकि देखें लड़कियाँ बहुत सारे इशू से गुज़र रही हैं। ये हमारे घरों की डेली की कहानी है कि ससुराल की तरफ से या इन लॉज़ की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है लड़कियों को। सिंस डे फर्स्ट ऑफ द मैरिज लड़कियों को अंडर प्रेशर करके रखा जाता है, और जिसकी वजह से मेजर जो इश्यूज़ होते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, जो कि लॉयर्स के पास आते हैं कि जहाँ पे इन लॉज की तरफ से उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है। वो अब्यूज़ फ़िज़िकल भी हो सकता है, वो अब्यूज़ साइकोलॉजिकली भी हो सकता है। फिर उन अब्यूज़ के लिए जो है वो लॉज़, पहले तो हमारे पास लॉज़ ही नहीं थे, अब तो जो है वो लॉज़ मौजूद हैं, आपके फेडरल में भी हैं, प्रोविंशियल में भी हैं। मसला वहाँ पे क्रिएट होता है जहाँ पे कहीं भी कोई भी अग्रीव पर्सन है या अग्रीव पार्टी है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो फेस कर रही है, दे डोंट स्पीक अप। देखें, सबसे अगर आपको कोई भी वायलेंस का आप शिकार हैं तो आपको उस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई एक्शन तो लेना चाहिए। मैं बारहा डिफरेंट प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन है, पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं, इसमें मैं एक चीज़ ऐड भी करूँगी कि एक सर्वे हुआ था जिसमें 50% ऑफ ख़वातीन जो हैं वो उन्होंने कहा था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है दैट्स फाइन अगर जो औरत है वो आर्ग्यू करती है अपने हस्बैंड के साथ। तो आप सोचें कि ये पैट्रियार्की या मेल डोमिनेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है, या ससुराल के साथ रह रह के वो इतना आदी हो गई हैं डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बर्दाश्त करते करते कि अब उनको ये चीज़ नॉर्मल लगने शुरू
शुरू हो गया कि अगर हम बहस करेंगे तो हमें ये अब्यूज़ सहना पड़ेगा, या अगर हम किसी चीज़ पे कोई बात करेंगे तो ये अब्यूज़ नॉर्मल सी बात है। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में नॉर्मल होती जा रही है, जो कि होना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर बड़ी मुश्किल से लेजिस्लेशन हुआ है। इसको क्रिमिनली जो है वो लाइबिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं। PPC के अंडर इसको जो है वो फॉल किया गया है कि भाई जिसको जो भी अग्रीव पार्टी है वो अंडर PPC जो है वो इसको कानून के अंडर लेके आ सकता है, किसी भी कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, अग्रीव पर्सन जो है वो कंप्लेन कर सकता है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि जो भी पार्टीज़ हैं दे हैव टू स्पीक अप फर्स्ट। जहाँ पे आप एक्शन नहीं लेते या जहाँ पे आप कंप्लेन नहीं करते कोर्ट्स में, तो उसी वजह से ही हमारी सोसाइटी ठीक नहीं हो रही है। माइंडसेट वहीं का वहीं है, इम्प्रूवमेंट कोई नहीं आ रही है। देखें, सबसे बड़ी जो बात है ना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि हम ये समझते हैं कि इस्लामिकली ख़ानदानी निज़ाम या जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो होना चाहिए, लेकिन इस्लामिकली इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ही नहीं। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अज़वाज मुतहरात अलग घरों में रहती थी, उनका अलग एक सिस्टम होता था। कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम का इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है। इसको तो उससे मिक्स ही ना करें। वेस्टर्न कल्चर से इसको मिक्स किया जाता है कि जी वेस्टर्न कल्चर है, तो वेस्टर्न कल्चर से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं। वेस्टर्न कल्चर भी अब जो है वो, अगर एक चीज़ आपको सूट कर रही है कि अगर एक कपल जो है वो अफोर्ड कर सकता है अलग से रहना, तो वाई नॉट। मैं कहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्शन किए जाते हैं कि सेपरेट होना चाहिए लड़के लड़की का। जॉइंट फैमिली सिस्टम को कैसे जो है वो इतना प्रेफर किया जाता है। अगर हम कहते हैं कि लड़कियों और लड़कों का अलग एक एजुकेशनल जो है वो सिस्टम होना चाहिए, उनकी इंस्टीट्यूट अलग होनी चाहिए, अलग से पढ़ाई, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो देवर भी होता है, जेठ भी होता है, वहाँ पे फिर ये शरीयत और ये सारा कुछ कहाँ चली जाती है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। तो इस्लामिकली इन चीज़ों को मिक्स मत करें। कपल्स को है वो थोड़ी सी प्राइवेसी दें, उनको आपस में इसी वजह से सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस उनके इन-लॉज की तरफ से आ जाता है या हस्बैंड जो है वो ठीक है। एग्जैक्टली। इमरान भाई, क्या कमेंट करेंगे आप? हमारा दीन क्या इस पर तलकीन करता है और जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में, और किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमें कौन से वाला जॉइंट फैमिली सिस्टम चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये कि दीन जो है वो इजाज़त देता है एक नई शादीशुदा लड़की को कि वो अपना अलग रहने का हक़ अपने शौहर से तलब कर सकती है। कि जब ये इजाज़त देता है तो इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि दीन ने कहा है कि ये लाजमी है कि तुम्हें जाके ये काम करना है। इसी तरह हमारे बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो बहुत खुश होते हैं कि अक्सर ये उनके ख्वाब ख्याल में तो रहता है लेकिन ज़ुबान पे भी आ जाता है कि जी हमें 4 शादियां करने की इजाज़त है। यानी 4 शादियां करने की इजाज़त लाजिम कर दी गई है कि आपको 4 शादियां करना है, या किसी महल वक़ू के हिसाब से, तनाजुर के हिसाब से शराइत पूरी करके आप कर सकते हैं। ये लड़की जो है वो अगर उसको अपना घर बसाना है तो वो डिसाइड करेगी कि इस वक्त जो मेरा माहौल है, इस वक्त जो मेरे शौहर की इस्तिताअत है, इस वक्त जो हमारे वसाइल हैं, इसके अंदर मेरा घर अगर अलग होने के बाद बसेगा या उजड़ेगा, या मुझे वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा उस वक्त को के लिए, ताकि मेरे शौहर की ये इस्तिताअत हो जाए कि मैं अपना घर जो है वो बसा सकूं। अगर उसकी एक माँ बीमार है, वो माँ उस लड़के की जन्नत है। अगर वो उसको छोड़ के अलग करती है तो वो उसके जब तक उसका इंतज़ाम नहीं होगा तो फिर उस माँ के हुकूक का क्या होगा। यानी ये हमेशा ये फ़ैसला होगा कि आप अपने घर के अंदर जो आपके वसाइल हैं वहाँ पे आप कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन हर हाल में उस लड़की को अपनी स्पेस चाहिए। वो 2 भाई जब शादीशुदा हो जाते हैं वो 2 अलग अलग घर हैं। इस लड़की के ऊपर कोई लाजिम नहीं है कि ये देवर के बच्चे, जेठानियों के बच्चे, और उनकी भी जो है वो खिदमत करे और अपनी जो है वो उस पर्दे को भी कॉम्प्रोमाइज़ करे। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ इस खातून का किरदार देखिए, बेटी के लिए और बहू के लिए 2 अलग अलग रवैये हैं। लॉयर साहिबा बैठी, मुझे बताएं कितने केसेस आते हैं जहाँ पे शौहर ने जला दिया जी, कितने आते हैं जहाँ पे ससुर ने जला दिया, कितने ऐसे केसेस आते हैं जहाँ ससुर बहू को मारता है। ये ज़हनी तशद्दुद, ये जिस्मानी तशद्दुद, ये जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद सास जो है वो ज़्यादा करती है। ये जो औरतें आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रही होती हैं, ये ज़्यादा करती हैं कंपैरेटिवली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मर्द नहीं करते हैं और ससुर नहीं करते हैं। ये मसला इन दोनों रहने का है, ये सास और बहू का जो साथ रहने का है। और जब उसके अंदर नंदे आ जाती हैं, ख़ासतौर से अगर वो गैर शादीशुदा नंदे हैं, या वो शादीशुदा नंदे जो घर के अंदर रहने के लिए तैयार है, जिनका घर कोई और है, या वो किसी और रीज़न की वजह से घर के अंदर आ गई हैं। अब अगर एक लड़की शादीशुदा होकर जा चुकी है, वो घर में आने के बाद उस घर में रहने वाली बहू के ऊपर कैसे हक जता सकती है?
ये हकीकत पसंदी जब तक नहीं होगी। मेरी जो बेगम है और मेरी मरहूम माँ वो बेस्ट फ्रेंड थे। यानी मैं अपने आप को जो है वो माइनॉरिटी समझता था अपने माँ बाप के मौजूदगी के अंदर। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में मेरी जो है वो बीवी आई, जब तक हम यहाँ से चले नहीं गए थे, पाकिस्तान से हिजरत करके नहीं गए। लेकिन मेरी बीवी जो बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरे बेटे को जो सिर्फ 10 साल का था, जब से उसको सिखाना शुरू किया कि बेटा आपको अलग रहना है, आप अपना अलग घर कहाँ बनाएंगे, आप अपनी बहन के साथ क्या रवैया रखेंगे। यानी ये बात समझ में आ गई कि आप तैयार करें कि आपको अलग ही रहना है। हम अलग रहने का कहीं ये मतलब नहीं कि हमें छोड़ देना है, आपने अलग रहना है, अपने घर बसाना है। उस लड़की का यह हक है कि वो अपने घर की मलका बने, अपने घर में फैसले कर सके। वो अगर वो लड़की अपने घर में अपने कमरे के पर्दे नहीं बदल सकती तो वो क्यों रहना चाहेगी वहाँ पे जो उसका बुनियादी हक है। वो अपनी मर्जी का खाना नहीं बना सकती, वो अपनी मर्जी से उठ बैठ नहीं सकती, तो वो कैसे उस घर के अंदर, उस कैद खाने के अंदर जो है वो कैसे रहेगी। यानी आप दूसरी तरफ भी ये देखें ना कि आप उसको इतनी भी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी भी कोई रीज़न है। वो अपनी बेटी को माँ कुछ और समझाती है और बहू को कुछ और समझाती है। बेटी को तो कहती है कि कोशिश करो कि घर अलग हो जाए, और बहू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसने 20 साल तक उस जुल्म सहे हैं। वो जो 20 साल तक उसने जुल्म सहे, उसका कुछ ट्रांसफ़र करना है उसको अपनी बहू को। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मिसेस रिफत की तरफ जाते हैं। मिसेस रिफत, आपको क्या लगता है, आपकी क्या कहानी है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में मसले होते हैं जो फातिमा ने बिल्कुल मसले ही या होते हैं। नहीं, वो कह रही थी कि मसले नहीं होते हैं, नहीं तो मसले ही होते हैं। मैंने जॉइंट फैमिली इस तरह अपने घर में देखी, मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। मेरी मदर की डेथ हो गई, भाभी थी साथ, उन्होंने मुझे घर से ही निकलवा दिया। 6 मंथ हुए थे मदर को अभी डेथ हुए, ठीक है। और अगर ये ना होती तो शायद आज मुझे मेरी फैमिली मिलती। 21 साल हो गया मैंने, मेरा भाई डेथ हो गई, एक और भाई है उसकी डेथ हो गई, दोनों भाइयों की डेथ हुई है, मैं नहीं जा सकी। मैं ख़ानदान से आज दिन तक नहीं मिली। ये जॉइंट फैमिली ही थी, उसी का नतीजा। क्योंकि जब मैंने आँख खोली तो भाभी को तब देखा, मुझसे पहले की थी वो शादी, भाई बड़े भाई की हुई, मैं बाद में। और मैं उन्हीं के हाथों में, जो उन्होंने कहना मैंने वही मानना, जो कहना। एंड उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगा कर मुझे बाप से घर से निकलवा दिया। क्या इल्ज़ाम रात कि ये लड़का इसके लिए आता है, सामने इनके फादर का, सामने उनका घर था, वो आते ये लड़का इसी के लिए आता है। और मेरे फादर ने मुझे रात 1 बजे घर से निकाल दिया, दुपट्टा भी उतार के। फिर कहाँ गई आप? फिर दूसरी भाभी हैं, वो भी साथ मिली हुई थी, उनकी डेथ हो गई है, अभी 2 साल हुए हैं। उन्होंने मुझे अपने घर ले गई, वहाँ लॉक लगा के बंद कर दिया, कैद कर दिया। फुल गर्मी, जून का महीना। ये अपने रिश्ते थे, ये अपने रिश्ते थे जी, बिल्कुल बिल्कुल। और 3 दिन मुझे कैद रखा, सिर्फ वाशरूम जाना, वाशरूम अटैच भी नहीं था, बाहर उसने अपनी निगरानी मुझे लेके जाना, फिर अंदर बंद। निकाह कर दिया मेरा इन्होंने। और उसके बाद आज तक जो है, फिर वो बाद में भी उसको आती रही भाइयों को कि तुम लोगों ने गैरों में दे दी, पंजाबियों में, हम पठान हैं, हमारे में रिश्ता बाहर नहीं देते मेरे फादर ने। और मेरा ख़ानदान में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरे फादर के ख़ुद के जुल्म मेरी मदर पे बहुत थे। किसी बहन भाई का गुस्सा है तो मदर पे निकाला है, मारा है, वो हम देखते रहे। मैंने यही कहा शुरू से मदर से कि मैंने ख़ानदान में शादी नहीं करनी, रिश्ते आते रहे। जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा। और 3 बेटियां आपके साथ? हाँ जी। अभी ये 2 क्या बच्चे करती हैं? ये स्टूडेंट भी हैं, अभी मैट्रिक के पेपर दिए मिनाहिल ने। अच्छा। सोनिया ने अभी देने हैं, इसके मई में है आईकॉम के, और ये BSc की स्टूडेंट है। अच्छा, माशाल्लाह। आप क्या समझती हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती तो आपकी जो अब ज़िंदगी है थोड़ी डिफरेंट होती, अच्छी होती, या नहीं आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है? कतई नहीं, आपकी अच्छी है। कैसे, हाउ? हाँ, इसलिए कि जॉइंट फैमिली में ये कि जब हम इनके दादी अम्मी के घर गए मिलने के लिए, उन्होंने हमें बुलाया, शादी उन्होंने भी नहीं मुझे रखा ना, उन्होंने भी नहीं रखा, बुलाया। वो बच्ची छोटी, उसने लिपस्टिक लगाई, ये अभी से फैशन करने लगी, उसका शौक़ था, ये अभी से फैशन करने लगी। गिलास टूटा, मार दिया, मैं थी नहीं, चाचू ने मारा। तो अभी बताएं कि एक गेस्ट की हैसियत से गए तो ये हालत, अगर जॉइंट फैमिली होती तो क्या होता? मेरा मानना नहीं, जॉइंट फैमिली सही। आप मेरे ख्याल में कोई एक बच्ची आपकी मॉडलिंग भी करना चाहती है? तीनों हैं। अच्छा, तीनों। वो डांस परफॉर्म भी करती है, हम रॉयल शो पे करती है काम, मैंने खुद कमर्शियल ऐड भी किए हैं। वो सिंगिंग भी करती है, मॉडलिंग भी करती है, स्टूडेंट भी है। ये मॉडलिंग भी करती है, सिंगिंग भी है और स्टूडेंट भी है।
अब फिर कोई ख़ानदान की तरफ से कोई प्रेशर ऐसा? अभी बहनोई का आया दुबई से ना, जब उन्होंने मुझे भेजा कि मेरी बेटी वो वीडियो भेजी कि वो उसको इनाम मिला है, मैंने भेजा अपनी बेटियों का, मैंने कहा मैं अपनी बेटियों से ये करवा रही हूँ। कहते ये क्या कर रही हैं आप, तुम्हारी मदर ने ऐसा किया था, सारी ज़िंदगी उसने बुरके में गुजार दी, आप बेटियों को भी ले आई हो, ख़ुद भी ले आई हो, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है। मैंने कहा वो झूठी हैं, सब गलत है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सही? इसलिए कि मेरी एक ही खाला है, आज दिन तक मैंने खाला का घर नहीं देखा, खाला के कज़न कितने हैं ये मुझे नहीं पता। इतनी सख्तियाँ, बेजा सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं थी, वो आगे इन्हें नहीं दी, हमने इन पे छोड़ा है। ये जो आपके इर्द गिर्द का माहौल होता है वो एक्चुअली इंसान को बनाता है कि वो उसकी क्या सोच होगी। कोई शक नहीं है। तो ये बात है, बेजा सख्तियाँ जॉनसन, अब इन पे कोई सख्ती नहीं है, इन्हें बिल्कुल फ्रेंड जैसा माहौल दिया है, हर बात शेयर करती है मेरे साथ, कुछ भी। हाँ जी, इवन की शादी का भी इन पे छोड़ा है कि जहाँ आपकी, लेकिन पहले पढ़ना है, अपनी तालीम को तरजीह, अपने आप को कुछ बनाना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कुछ। हस्बैंड क्या करते हैं आप? वो मुलाजिम है। हाँ जी, प्राइवेट जॉब है। हाँ जी। ओके, उनकी तरफ से भी कोई सख्ती होती है? नहीं, कोई भी नहीं, दोस्ताना माहौल है। सपोर्ट मैं कर रही हूँ हर वक्त इनके साथ, फुल सपोर्ट मेरी है, लेकिन वो एग्री हैं साथ। ओके ओके। तो जो आपकी मदर कह रही हैं, आपको कमी फील होती है? नहीं, कज़न्स होने चाहिए, वो जो कज़नों के साथ बैठकर आप खेलते हैं, हंसते हैं। नहीं है, अच्छा है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप अपनी कज़न्स में गई हो, वहाँ आपको बहुत अच्छा लगा हो या बहुत बुरा लगा हो? फैमिली में एक आध दफ़ा ज़रूर गए हैं, जैसे आनी के घर चले गए, मामूओं के चले गए, जो यानी कि मिलते हैं अब, तो उनमें बैड एक्सपीरियंस ही रहा है। क्या हुआ? होना क्या है, जिस तरह यानी कि जिस तरह मेरी मदर ने बताया कि उनके साथ क्या क्या होता रहा है, और जो है पसंद की शादी। आप लोग तो बच्चे हो ना, आप लोगों को क्या, आपने खुद क्या एक्सपीरियंस किया? वही बता रही हूँ आपको कि उन्होंने जी अगर हमें मिलना छोड़ दिया, अगर आपकी वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम आया तो हम आपको कभी मिलेंगे नहीं। अच्छा, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, वो मेरी छोटी बेटी है, वो स्कूल गई हुई है, उसने कहा मैंने नाना अबू से मिलना है, तो बहनोई ने कहा कि चलो ले जाते हैं। तो सिस्टर ने कहा कि शक्ल मिलती है रिफत से, तो फादर पहचान, उसने कहा नहीं मैं कह दूंगा कि ये आमिर के बच्चे हैं। तो कज़न ने ये कहा, सिस्टर के बेटे ने ये कहा, अगर आपकी वजह से हमें नाना अबू ने छोड़ दिया ना, तो देखना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये रो के इन्होंने, मतलब ये छोटे छोटे थे। हाँ, माइंड सेट है ये एक ऐसा, एक्सेप्टेंस का बहुत इशू है। यस, एग्जैक्टली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर ये एक मामला जो रिफत ने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर किया है, तो वो फिर सामने रखते हैं इमरान भाई के और बाकी लोगों के, तो इसको फिर हम डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जिस तरह कॉल्स आ रही हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो उसमें भी हम यही सोच रहे हैं कि एंड में मुद्दा निकलेगा क्या, इसका हल क्या निकलेगा। लेकिन बहरहाल जो एक्सपीरियंसेस, जो मिसालें बहुत हमारे सामने हैं। इमरान भाई, मैं चाहूँगा कि जिस तरह आपने रवैयों की बात की थी और मैं उस टाइम पे एहसास की बात कर रहा था, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जिसमें आई डोंट नो शायद हम लैक कर रहे हैं या हमें उन चीज़ों का पता नहीं है। वो ये कि क्यों ऐसा होता है कि हम एक मिशन पे लग जाते हैं कि अगले को अपने जैसा कर दें। मतलब कि जो हम बातें सुन रहा हूँ कि हमारा ये माहौल है तो अगला भी वैसा हो जाए, हालांकि एक जो पर्सनैलिटी, एक जो शख्सियत होती है वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी है, उसके अपने ट्रेट्स हैं। नंबर 2, बाहर तो हमारा बड़ा अच्छा सोशल सर्कल, बड़े फ्रेंड्स, हमसायों से मिलना और इस तरह बड़े रख रखाव और चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसमें हम दिलों में ऐसी बातें लेकर बैठे होते हैं। क्या वजह क्या लगती है आपको, क्यों ऐसा है ये सब? देखिए, काश आपकी यही वाली बात भी सही हो जाए जो आपने फरमाया ना कि हम अपने जैसा कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं हम आपसे नीचा कर दें, क्योंकि अपने जैसा कर देंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। हम तो उसको अपने से नीचा करना चाहते हैं।
हम अपने आप को बेहतर समझते हैं, हम अपने आप को इख्तिदार में रखना चाहते हैं, हम हुकूमत करना चाहते हैं। आप यकीन माने कि ये जो ज़्यादातर ये जो सास इस तरह का काम कर रही होती है, 90% इसके साथ ऐसे ही हुआ होता है। 90% इसके साथ ऐसे ही हुआ होता है। ये इसी तरह गुजर के आ रही होती है, यही उसके साथ होता है, यही उसके रवैये होते हैं, और वो ये नहीं सोचती कि मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैंने दुख सह लिया, मैं एक औरत हूँ, एक नई औरत के साथ ये होना नहीं चाहिए। ये बेटी जो है, ये मेरी बेटी की तरह इसके साथ नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी जो है वो अगर जो बहू, अगर मैं इसको बेटी नहीं समझूंगी तो मेरे शौहर को कैसे खुश जो है वो रख सकेगी। ये इख्तिदार का मसला है। मसला ये है कि वो वालिदैन को ये पता ही नहीं लग रहा कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अब हमारे हुकूक कम हो चुके हैं, हमारी बाउंड्रीज़ कम हो चुकी हैं, बच्चा बालिग हो चुका है, जवान हो चुका है, शादीशुदा हो चुका है, बच्चों का बाप हो चुका है। अब उसके अंदर दूसरा इक़्तिदार आ चुका है। अब जो हुकूक की लिस्ट है उसमें बीवी पहले है, माँ बाद में है। ये माँ को समझना बहुत मुश्किल है। कोई इक़्तिदार कोई छोड़ता नहीं, आपको मालूम है, कुर्सी भी कोई नहीं छोड़ता। तो वो जो कब्ज़ा का जो जहनीत है ना, कब्ज़े की जहनीत, उसको नहीं छोड़ना है। और उसके लिए क्या होता है कि कोई भी XYZ रीज़न बना के उसको क्रिएट किया जाता है, उसको नफ्सियाती दबाव दिया जाता है। यकीन माने हम तो उस पर बात ही नहीं कर रहे, हम समझते हैं कि जी जिस्म की चोट भर जाती है, लेकिन ये ज़ुबान के घाव हैं, ये जो जहन के घाव हैं, ये जहनी तशद्दुद है, ये मफलूज कर देती है। आप सोचें वो घर जो है वो उसके अंदर अगर वो मफलूज है जहनी तौर पर, वो शौहर के हुकूक क्या अदा करेगी? जब शौहर के हुकूक अदा नहीं करेगी, एक और तबाही का रास्ता निकलता है, जहाँ शौहर इस चिक चिक पिक पिक के चक्कर में बाहर निकलता है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस चिक चिक की वजह से जो बच्चों के ऊपर एक मनफी असर हो रहा है, उसका क्या होगा? जॉइंट फैमिली का मतलब ये है कि मियाँ बीवी, उनके अपने बच्चे और उन लड़के के माँ बाप, ये है सिर्फ फैमिली। जब आप फैमिली की बात कर रहे हैं, ये है सिर्फ फैमिली। इस फैमिली के अंदर अगर माँ बाप इस रवैये के ऊपर आ जाएं कि मियाँ बीवी के अंदर इख्तिलाफात हो रहे हैं, उनका सुकून बर्बाद हो रहा है, उस शौहर पे लाजिम है कि वो बीवी की दिफा के लिए खड़ा हो। वो माँ बाप को उफ़ नहीं कहेगा, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी नहीं कहेगा, माँ बाप की जो है वो नाफरमानी नहीं करेगा, लेकिन बीवी के हक़ के लिए वो खड़ा होगा। ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है, उस लड़के के ऊपर। उसको ये समझाना होगा कि आपका एहतराम अपनी जगह, लेकिन फ़राइज़ मेरे बीवी के ऊपर सबसे पहले हैं जो मुझे अदा करने। ये वो फ़ाइन लाइन है जो नहीं सीखी जाती, नहीं सिखाई जाती, नहीं समझाई जाती। और यकीन माने इसका तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका तरबियत से ताल्लुक़ है। ये तरबियत कैसे जो है वो दी गई है, उससे जो है वो ताल्लुक़ है। अगर हम इस तरबियत का इंतज़ाम अपने यहाँ नहीं करेंगे, हक बात नहीं कहेंगे। देखिए, ये जो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था, उसके अंदर बहुत ब्लेसिंग होते थे, दादा दादी बहुत ब्लेसिंग होते थे। उस वक्त क्या होता था कि बड़े लोगों की वजह से हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख जाते थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने एक और बहुत आम बात की, वो है तरबियत। तो वाकई तरबियत सिर्फ ये नहीं है कि आप अगले की तरबियत करते हैं, तरबियत ये भी है कि आपको अपने आप की भी तरबियत करनी है, अपना भी एहतसाब करना है। मैं ये चाह रही थी कि हम जो मिसेस रिफत ने अपनी एक कहानी बताई, हम उस पर कॉमेंट लेते हैं, फातिमा का भी और मिसेस खान का भी। फातिमा, ये तो कानून लड़के और लड़की की शादी का, पसंद की शादी का हक देता है। आपने ये कहानी सुनी मिसेस रिफत की, इन्होंने पसंद की शादी की और आज तक इनकी माशाल्लाह बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, आज तक इनको एक्सेप्टेंस का इशू है। ये इस तरह के केसेस कितने आते हैं, और फिर इस मामले की वजह से वो बिल्कुल बागी हैं कि नहीं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। जिन अपनों ने दुख सुख में शरीक ना हो, उन अपनों के साथ रहने का क्या फ़ायदा, ये कहना है इनका। जी देखिए, इस पॉइंट को इस तरह से लेते हैं ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर ब्लेसिंग है तो उसको बाय फोर्स क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? आई मीन, अगर कोई नहीं रहना चाहता जॉइंट फैमिली सिस्टम में, अगर कोई कपल अफोर्ड कर सकता है अपनी सेपरेशन, तो उनको अलग से रहने दिया जाए। अच्छा, मैं आप यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करूँगी, हमारे मुल्क का जो है वो इकनॉमिक जो इश्यूज चल रहे हैं, उसमें भी इसका बड़ा एक किरदार है, क्योंकि लड़के जब बाय फोर्स उनको फोर्स किया जाता है, उनकी फैमिली की तरफ से ब्लैकमेल किया जाता है, मोस्टली मिस्टेकन वहाँ पे होते हैं कपल्स के जी, बड़ों के साथ जो है वो हम इतना बुरा नहीं कर सकते, या पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाना चाहते, वो उस तरह से लिया जाता है इस्लामिकली, मतलब इस्लामिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है कि हम अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन इस चीज़ को आप ये भी देख लें
इकोनॉमिकली भी बड़े इश्यूज़ हो रहे हैं जी, क्योंकि लड़के जो हैं वो आदी हो जाते हैं ना कमाने के भी। जब पेरेंट्स जो हैं अगर वो उनके साथ एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो घर में एक बड़ा होता है, हेड ऑफ़ फैमिली होता है, वो घर के सारे अखराजात वगैरह या जो भी होती हैं चीज़ें वो मैनेज करता है। लड़के गैर ज़िम्मेदार हो जाते हैं, जब वो गैर ज़िम्मेदार होते हैं उनमें कमाने की जो स्पिरिट होती है वो भी कम हो जाती है। वहाँ से फिर आप देखें कि कपल्स के बीच में सारे इश्यूज़ आ जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट केसेस जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो बीइंग अ लॉयर मेरे ख्याल में तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है इट्स अ ब्लेसिंग बट डोंट फोर्स इट। देखें अगर कोई सेपरेट रहना चाह रहा है तो उसको रहने दें। बड़ों को खुश करने की खातिर ना हमने अपनी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू बना लिया है और जिसका कोई हल हमें नज़र नहीं आता। मैं बिल्कुल अभी एग्री करूँगी, इतना अच्छा पॉइंट जो है वो रेस किया था कि लड़के जो हैं वो सेपरेट जो हैं वो रहना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स की वजह से जो है वो मजबूर हो जाते हैं। पेरेंट्स को जवाब देना उनको अच्छा नहीं लगता कि पेरेंट्स माइंड कर जाएंगे वो भी, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा बताएं, बीवी के लिए स्टैंड लें, इससे काफ़ी सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। हमने रिजॉल्व होते हुए देखे भी हैं। एमिकेबली जो है वो जब हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं तो उसमें लड़के जहाँ स्टैंड लेते हैं तो वहाँ से जो है वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द ओनली वे आउट इफ़ यू आस्क मी कि अगर इन चीज़ को हल करना है तो इसका वे आउट सिर्फ लड़कों के ही हाथ में है कि वो बीवी के लिए स्टैंड लेना सीखें और पेरेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्रंट करें। देखें पेरेंट्स के साथ जो है वो सारी ज़िंदगी नहीं भी गुजारी जा सकती क्योंकि पेरेंट्स समटाइम्स जो है वो अपनी ईगो पे भी बात ले जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये चीज़ बहुत आम है और हमारा तो कल्चर और हमारे नॉर्म्स जो है वो थोड़े इस तरह के हैं कि हम अंडर प्रेशर जो है वो रखते हैं एक नए कपल को। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी मिसेस खान। हाँ, अब मैं बीवी 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 बीवी, अब क्या इस्लाम ने ये कहा है कि अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत ना करो, इज्जत ना करो और उनको बीवी की खातिर छोड़ के चले जाओ? क्यों भाई, आप एक फैमिली में आई हैं, आपको थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो सहने पड़ेंगे, आपको कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ताकि आप लेटर इन योर लाइफ कुछ सीख सके। क्यों आप चाहती हैं डे वन से अलग हो जाए? किस तरह आप मैनेज करेंगे घर, किस तरह ये बिल्स देंगे, बच्चे पैदा होंगे किस तरह, आपको क्या रॉ हैंड होंगे, आप कैसे पालेंगी? मेरी तो सास ने दोनों बच्चे पाल दिया आया के साथ। मैंने तो अपने बच्चों को, साफ बात है, कभी मुझे री करते हुए बच्चे संभालना भी नहीं पसंद था। वो मेरी सास थी जिसमें इतना स्टेमिना था, जिसमें इतने गट्स थे, दोनों मेरे बच्चे पाल दिए उसने। किस तरह ऐसे आप कह रहे हैं? आप अगर स्वीट होंगे, आप गिव एंड टेक कर उसमें अपने आपके दिल में जगह होगी तो आपकी सास इतनी बुरी नहीं हो सकती। थोड़ी सी जरूर बुरी होती है, सख्त होती है, वो चाहती हैं हमारे तौर तरीकों पर चले। क्यों ना चले? आप उस घर की बहू है, आपको चलना पड़ेगा वरना आपका अभी ब्रेकअप हो जाएगा। आपको शौहर की बात मानना पड़ेगी, नहीं तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा। आप उस घर की बहू हैं, आपको चलना पड़ेगा वरना आपका ब्रेकअप हो जाएगा। आप अपने माँ बाप की बातें इम्पोज नहीं कर सकती उस घर में, आपको उसके बजट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपको शादी करनी है इन चीजों पे चलना पड़ेगा वरना शादी ना करो, कमाओ और अकेले रहो। जो आजकल की लड़कियां रह रही हैं, दो बातें नहीं सुनती, तलाक हो जाती है, दो बातें नहीं सुनती, माँ बाप कहते हैं अब अलग ले जाएंगे, छोड़ दो तुम अपने घर को। इस तरह होता था। हमारी माँ ने भी बहुत कुछ सीखा, हमारी माँ ने भी बहुत कुछ सब्र किया। आज क्या थी मेरी माँ, 10 दफ़ा हज करके आई, 15 दफ़ा कनाडा गई, दुनिया घूमी, इतनी सीधी सी माँ जो कि लगती थी अभी पंजाब से गांव से आई हुई है। तो सब्र करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। आज अपने घर को माँ की खातिर छोड़ के चले जाओ, बाप बूढ़ा है उसकी खातिर बीमार छोड़ के चले जाओ। क्या ये है कि हमें आज अपने अलग घर बनाना है? अलग घर बनता है, सबका बनता है, तमीज होनी चाहिए, टाइम लगता है। क्या आप लोग इतने बड़े घर में तो संभाल सकते हैं? सारे सब मिलकर 2-3 अगर भाई रह रहे हैं, एक दूसरे की सुनो। कोई बिजली का बिल देगा, कोई किराया देगा, या अपना घर है उसको हिस्सा मिल जाएगा, फिर वो अपना घर बना लेगा। डे वन से कोई अपने घर में अलग नहीं होता।
आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा, एक दूसरे की बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखिए कजन्स पहले कितने मज़े से खेलते थे हम अपने बचपन में, सब घुस घुस के, कहीं कोई आ रहा है पंजाब से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई कितना मज़ा आता था। अब वो चीज़ें आपको मैसर हैं आपके बच्चों को, चूँकि आप माएँ पहले दिन से अकेला होना चाहती हैं, क्योंकि आप लड़कों का अकेला ग्रैब करना चाहती हैं, क्योंकि आप बड़ी फैमिली में जाना चाहती। क्यों ऐसा कभी हुआ था पहले? ठीक है मिसेस दिलों में जगह थी, दिल में जगह थी। ठीक है जी इमरान भाई, मैं चाह रहा हूं मैं कुछ सवाल ना करूं आपसे, आपने खुद ही सारी चीजें नोट कर ली होंगी। देखिए जब मैंने कहा ना कि एक तो दीन बड़ा वाज़ेह है जिसने बता दिया, इख्तियार भी बता दिया, बालिगों के इख्तियार भी बता दिए, ये बताया कि जी बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। देखिए दीन आपको उसूल देता है और तहज़ीब, तमद्दुन, इक़दार, माशरा, हक़ाइक़ ये आपको बताते हैं कि इस उसूल के तहत फ़ैसला कैसे होगा। अब अच्छी तरह हमें मालूम है कि हमारी तहज़ीब, तमद्दुन, इक़दार ये कभी भी नहीं हो सकती कि कोर्ट मैरिजेज़ हो, ये कभी भी नहीं हो सकती। अच्छा जो कोर्ट मैरिजेज़ होती हैं, ज़ाहिर हम नफ्सियात के लोग हैं, हम जो है वो हमारे पास इसी तरह के केसेस आते हैं। ज़्यादातर केसेस जो है वो बहुत सारे वो हैं जिनके अंदर ये कोर्ट मैरिजेज़ जितनी जल्दी होती हैं उतनी जल्दी टूट भी रही हैं। तो ये भी एक जो है माशरती पहलू है जिसको ऊपर सोचना होगा कि ये आखिर ये क्या हो रहा है कि जब वो वालिदैन की मर्ज़ी नहीं होती, जब वो वालिदैन की बरकत नहीं होती, जब वो अजीज़ व अकारिब की शिरकत नहीं होती, दो ख़ानदानों के बीच में शादी नहीं होती, सिर्फ लड़का लड़की जज्बाती तौर के ऊपर ये अपना फ़ैसला करते हैं, तो बहुत जल्दी वो घर बस नहीं रहा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तवाज़ुन जो है वो टूट रहा है। दूसरी तरफ वो एक इंतहा है जहाँ माँ बाप का हक़ नहीं है कि अपने बच्चों को रोक सकें, लेकिन ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। जहाँ दीन उनको इजाज़त दे रहा है, दुनिया इजाज़त दे रही है, समझ उनको इजाज़त दे रही है, बच्चियाँ पढ़ लिख गए हैं, अपनी अच्छी बुरा समझ सकते हैं, वो करना चाहते हैं, माँ बाप के पास आते हैं, लेकिन माँ बाप अपनी उस झूठी अना, ईगो, ज़ात पात, इलाका, ज़बान, उसके चक्कर के अंदर आज तक जो है वो फंसे हुए, उसको जो है वो नहीं जाने दे रहे। देखिए दो चीज़ें, माँ बाप को, लड़के को अगर आप कहेंगे बाहर डाल दो, हमारे माशरे के अंदर अगर यहाँ ओल्ड होम है, या हमारे इस्लामी फलाही माशरे के मुँह पे लानत है कि मेरे मुल्क के अंदर माँ बाप के लिए ओल्ड होम हो, ये लानत है, ये नहीं हो सकता। अगर हम ये कहेंगे कि जी बीवी के कहने के ऊपर, तो बीवी को समझाएगा। मेरी बहन ने बड़ा सही बात कही है कि अगर लड़कों को तरबियत दी जाए तो वो बैलेंस करने के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन एक और भी बात सोच लीजिए कि जब ये दोनों मिल के इतना परेशान करती हैं तो लड़का राह फरार इख्तियार करता है। जब राह फरार इख्तियार करता है तो सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये भी एक अक्लमंदी है कि ये दो औरतें जो सास और बहू है, ये उस बेचारे को ऐसे कटहरे पे ना लेके आए जहाँ उसको किसी एक को चूज करना हो। जब एक को चूज करना हो तो दूसरी तरफ ज्यादती हो सकती है। क्यों ना ये दोनों मिल के, अगर उनको घर बसाना है, अगर माँ ये समझे कि मुझे अपने बेटे को खुश रखना है तो उसकी बीवी खुश होनी चाहिए। अगर बीवी ये समझे कि मेरे शौहर की जन्नत उसके माँ के कदमों में है, अगर मैं ये खींच लूँगी तो मेरे शौहर क्या होगा। अब मैं अपनी बेटियों से कहता हूँ, मैं जवान बेटी का बाप हूँ, अपनी बेटियों को कह रहा हूँ, क्या आप ये चाहती हो कि आपका शौहर जन्नत में ना हो? क्या ये कोई चाहती हो? आपका शौहर जन्नत में नहीं हो सकता अगर वो माँ की खिदमत से दूर हो जाएगा। तो आप ऐसी दुनिया के अंदर क्या उसके लिए बसाना चाहती हो? क्या आपकी ख्वाहिश हो सकती है? तो अगर आपके ये जहन में है कि ये मेरा शौहर जन्नत में जब होगा जब ये माँ की खिदमत करेगा। फातिमा, लास्ट कमेंट, एनी मैसेज? जी मैसेज भी दूंगी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी करूंगी। देखें ये तो आइडियल सिचुएशन हो जाएगी ना कि अगर माँ अंडरस्टैंड करे और लड़की अंडरस्टैंड करे कि किसकी खुशी है क्या है। इश्यूज़ तो हैं जी, केसेस बनते हैं और ऐसे ऐसे केसेस बनते हैं। अभी रिसेंटली भी केस सुना है कि लड़की को जी मार दिया गया सिर्फ डाउरी के इश्यूज़ के ऊपर कि जहेज़ नहीं लेके आई या वो नहीं लेके आई जो हम डिमांड कर रहे थे। तो इश्यूज़ बहुत सारे हैं और ये इश्यूज़ हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में बहुत सारे हैं जहाँ पे माइंडसेट ख़राब है। तो माइंडसेट तब्दील करने के लिए लॉज बनेंगे और फेवरेबल सिचुएशन देखी जाएगी कि कौन सी है, तो वो सेपरेशन में ही है। जॉइंट फैमिली हाँ अगर रिस्पेक्ट के साथ रह सकते हैं, तरीके के साथ, तो वो भी प्रेफर की जा सकती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टॉलरेंस हमारी सोसाइटी में होना चाहिए, इनटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। इनटॉलरेंस की तरफ हम जा रहे हैं जिसकी वजह से सारे इश्यूज जन्म ले रहे हैं। ऑल राइट, मिसेस खान, लास्ट मैसेज क्विकली। यही मैं बिल्कुल सही बात की है कि
इनटॉलरेंस है, बच्चियों में सब्र का मादा माँ बाप पैदा करे कि बेटा कुछ सुन लो। अब मैं जैसे अपनी बेटी को कहती हूँ, मैं कहती हूँ ऊपर तुम्हारा किचन है बेटा, सबसे पहले अपने सास ससुर को भेज दिया करो, जो बने सब कुछ सबसे पहले उनको भेज दो। हम ये कहेंगे कि निकाल दो उन बूढ़ों को जो आजकल की लड़कियों की थिंकिंग है, क्यों निकाल दो? वो 20 साल से वो रह रही है मेरी बेटी अपने घर में 4 नंदों के और उनके ससुराल वालों के साथ। मैं सिर्फ एक ही जुमला बोलूँगा कि घर जो है वो बराबरी और अदल से जो है वो आबाद नहीं होते, घर एहसान से आबाद होते। जब आप एक दूसरे का एहसान करना शुरू करेंगे तो घर आबाद होंगे, अदल अगर बराबर करेंगे तो फिर घर आबाद नहीं होंगे। ऑल राइट जी, इमरान भाई आपका, मिसेस खान आपका, फातिमा आपका बहुत शुक्रिया, बहुत हेल्दी डिस्कशन थी ये, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तो अभी इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। बिल्कुल, और जाते जाते हम ये ज़रूर कहेंगे कि रिश्तों में हमेशा तवाज़ुन जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। आपके इर्द गिर्द बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं, उनकी कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, प्यार कीजिए। यकीन करें आप पॉजिटिवली आगे बढ़ें तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। सी यू कल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे